एमपीपीएससी से जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई है, हम आज वो फिल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है MPPSC.MP online। कि देखिए ये है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर है ये, FSO के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, मैं घोषणा करता हूँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो रूल बुक का पेज विज्ञापन का दिया हुआ है PDF, इस पर क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होगी। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे आना है, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या PG या डॉक्टरेट की डिग्री आपके पास होना चाहिए। हम अभी स्नातक पर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन है। आपके पास इन किसी एक विषय में जो है ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, या तो एग्रीकल्चरल साइंस होना चाहिए या बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, डेयरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और वेटनरी साइंस। यदि आपने आपके ग्रेजुएशन में आपने इन सब्जेक्ट में किसी में ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो ही आप इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो है माइक्रोबायोलॉजी है, तो माइक्रोबायोलॉजी पे क्लिक करेंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में है तो ही आप उसको सिलेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आपका ग्रेजुएशन किसी और विषय में हो और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला विषय आप यहाँ डाल दें। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे PG सेलेक्ट करें, स्नातकोत्तर सेलेक्ट करें और वहाँ पे विषय जो है वो ग्रेजुएशन वाला डालें, या ग्रेजुएशन सेलेक्ट करके वहाँ पे विषय जो है वो स्नातकोत्तर वाला डालें। तो ऐसा नहीं करें। आप जो यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे स्नातक किया तो आपको स्नातक का ही सब्जेक्ट वहाँ नीचे फिल करना है, और यदि यहाँ स्नातकोत्तर करेंगे तो यहाँ नीचे स्नातकोत्तर का ही विषय फिल करना है। नाम टाइप करना है, यहाँ पर नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसी आपकी 10th की मार्कशीट में है, आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। यदि आपका मध्य नाम है तो फिल करेंगे, नहीं तो सरनेम पे आएंगे। सरनेम भी यदि है आपका मार्कशीट में है तो फिल कर देंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। मेल है फीमेल है, यहाँ पर आपको टिक करना है। मेल पे टिक किया, डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ दिखा देगा कि 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु जो है इतनी हो चुकी है। पिता के नाम डालेंगे मार्कशीट के अनुसार, मम्मी का नाम डालेंगे। इसके बाद यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। यदि आप किसी अदर स्टेट के हैं और MP की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी वाला ऑप्शन आप नो करेंगे तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अदर स्टेट वालों को जनरल कैटेगरी में ही रखा जाता है। हम मध्य प्रदेश के निवासी है तो मूल निवासी पर यस किया। कैटेगरी यहाँ से अपनी सिलेक्ट करेंगे, जनरल। यदि आप OBC ST SC में हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। इसी OBC पे क्लिक किया तो पूछेगा कि क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर वो कैटेगरी वो लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, और नॉन क्रीमी लेयर वो लोग हैं जो OBC में है और उनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है। तो क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, क्या मतलब क्या आपकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है। आपकी यदि 8 लाख से अधिक हो तो आप इसको हाँ करें, नहीं हो तो नहीं करें। ये क्रीमी लेयर का ऑप्शन बस जो है OBC कैटेगरी में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आपको जाति का नाम फिल करना है। क्या अभ्यर्थी विवाहित है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या आप दिव्यांग है, आप यदि आप विकलांग हैं तो इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो जिला सक्षम अधिकारी से बना हुआ है कि नहीं, यहाँ पे वो यस करेंगे। यस करने के बाद आपका दिव्यांगता का प्रकार यहाँ पे डालना है। अष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है या बहुविकलांगता है, जो भी आपका प्रकार है वहाँ सेलेक्ट करेंगे। कितने % का जो है आपको दिव्यांगता है वो यहाँ डालेंगे। यहाँ पर दिव्यांगता का क्रमांक डालेंगे। आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो है विकलांगता का, वो सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिल करना है, और यहाँ पर जारी होने की दिनांक फिल करना है। और ये सब आपको सर्टिफिकेट पर जो मिल जाएगा।
इसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है। ये आपको अ, आवश्यकता हो तो आप उस पर यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। अभी हम यहाँ से दिव्यांगता वाला ऑप्शन ही हटा रहे हैं। ये नो किया हमने, आगे बढ़ेंगे। क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है? यदि किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण है क्या? नहीं करेंगे। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि आप हैं तो उसको आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर से यदि आप पहले से कोई एमपी स्टेट की गवर्नमेंट एमपी स्टेट की जो है गवर्नमेंट सर्विस में हो, सरकारी नौकरी आपके पास एमपी स्टेट की हो, तो आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद वो पूछेगा कि आपने नियुक्त अधिकारी को सूचित किया है, तो यहाँ यस करके आगे बढ़ेंगे। यदि आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो एमपी स्टेट की, तो नो करके आगे बढ़ेंगे। यदि आप इसको यस करेंगे तो फिर आपसे नीचे रोजगार पंजीयन की डिटेल नहीं पूछेगा, और यदि आप इसको नो करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर अपना रोजगार पंजीयन डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रोजगार पंजीयन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन यदि आपके पास बना हुआ हो तो आप इसको अभी लगा सकते हैं, वरना नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनको रोजगार पंजीयन अभी लगाना आवश्यक नहीं है। मतलब यदि अभी आपके पास नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन को नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो है इंटरव्यू के समय में आपका रोजगार पंजीयन वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो आपके पास बना हुआ है तो यस पे क्लिक करें। कौन से ज़िले, एमपी के कौन से ज़िले से बना हुआ है, आप मतलब आपका जो एड्रेस सभी डॉक्यूमेंट पे है, समग्र आईडी, आधार कार्ड वगैरह पे, वही रोजगार पंजीयन पे आएगा। तो वो जो ज़िला है वो ज़िला आप यहाँ से चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उसी रोजगार पंजीयन पे एक पंजीकरण क्रमांक होगा, वो यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर उसकी जारी होने की डेट डालना है, और यहाँ से आगे बढ़ाना है। अभी हम रोजगार पंजीयन नहीं लगा रहे हैं तो इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है क्या? हाँ, यदि हो तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। हाँ करेंगे तो आपसे ज्वाइनिंग वगैरह की डेट मांगेगा। यदि आपने कोई विवाह योजना का लाभ लिया होगा तो वो जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आप अनमैरिड है तो वही ऑप्शन बंद ही रहेगा, आपको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कि आपको कभी विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हो तो यस करें, नहीं तो ना करें। यहाँ क्वालिफ़िकेशन की डिटेल जो है सब सबमिट फिल करनी है। तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर आप 10th या हाई स्कूल भी लिख सकते हैं। ग्रेड था या सीजीपीए था वो सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो है ग्रेड था या डिवीज़न था वो सेलेक्ट करना है। तो हमारे यहाँ डिवीज़न था तो हमने डिवीज़न किया। 10th में तो जो है नॉर्मली ऑल सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑल सब्जेक्ट। टोटल कितने नंबर का आपका जो है एग्ज़ाम रहा था वो मार्कशीट पे आपको दिया होगा, पूर्णांक और प्राप्तांक। तो पूर्णांक 600 हमारा था। फर्स्ट डिवीज़न बनाए। यदि 60% से ऊपर आए हैं तो फर्स्ट डिवीज़न, एमपी बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न 60% से ऊपर रहेगा, और 45 और 60 के बीच सेकंड डिवीज़न रहेगा, और 45 से नीचे जो है थर्ड डिवीज़न रहेगा। तो आपके परसेंट के अनुसार आप ये डिवीज़न सेलेक्ट कर लें। आपका बोर्ड कौन सा था? हमारा एमपी बोर्ड था, तो एमपी बीएससी भोपाल। आपका सीबीएसई वगैरह कुछ और हो तो वो भी लिख सकते हैं। उत्तीर्ण वर्ष कब आपने जो है 10th का एग्ज़ाम पास किया वो सन यहाँ लिखना है। और आपके जो सर्टिफिकेट 10th का जो मार्कशीट होगी उस पर रोल नंबर लिखा होगा, रोल नंबर आपको यहाँ डालना है। अभी मैं आपको रोल नंबर जो है हमारा सही वाला डाल के नहीं बता रहा हूँ, तो क्योंकि फिर बाद में उसको ब्लर करना पड़ता है, एडिटिंग वगैरह, तो बहुत टाइम जाता है उसमें। अभी मैं आपको कुछ भी एक ऐसे ही रोल नंबर डाल के बता रहा हूँ। उसके बाद आपका हायर सेकेंडरी का इसमें भी डिवीज़न था, सब्जेक्ट कौन सा
था आपका, आर्ट्स था, कॉमर्स था, या बायोलॉजी साइंस था, या मैथ साइंस था, एग्रीकल्चर था, होम साइंस था, जो भी था आपको यहाँ पे लिखे। हमारा आर्ट था। टोटल नंबर लिखना है आपको, कितने मिले उसमें टोटल में से वो लिखना है। सेकंड डिवीज़न, कब पास हुए, पासिंग ईयर, उत्तीर्ण वर्ष लिखना है। और यहाँ पर भी मैं आपको रोल नंबर जो है भी ऐसे ही कोई डाल के बता रहा हूँ, वो आप रोल नंबर जो है अपनी मार्कशीट से देख के सही वाला फिल करें, वरना आपको बाद में दिक्कत होगी। स्नातक में आपने जो भी किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। डिवीज़न किया, बीएससी आपका माइक्रोबायोलॉजी, जो आप सब्जेक्ट ऊपर सबसे फॉर्म के स्टार्टिंग में जो सिलेक्ट करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो भी, तो वही आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वही यहाँ सेलेक्ट करना है। टोटल कितने नंबर थे, यहाँ पर आपको तीनों साल का जो एग्रीगेट वाली मार्कशीट होगी फाइनल ईयर की, उस पर तीनों साल के जो नंबर जोड़े हुए उस पर लिखे रहते हैं। तो आप तीनों साल के नंबर जो एग्रीगेट वाले हैं वही इस पर डालें, सिर्फ थर्ड ईयर के नहीं डालें। तो टोटल जो नंबर थे वो 1650। यहाँ पर आप जो है बोर्ड या आपका जो कॉलेज या विश्वविद्यालय का नाम डाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम हम यहाँ पे डाल रहे हैं, DAV। आप चाहें तो अपना कॉलेज का नाम भी डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है। रोल नंबर आप अपनी मार्कशीट से देख के डालें। आगे बढ़ेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपको अपनी परीक्षा का विवरण देना है। आपको एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर चाहिए, किस ज़िले में आपको एग्ज़ाम सिटी चाहिए, वो यहाँ पूछ रहा है। तो प्रथम विकल्प में आपको जो भी यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहली चॉइस पे यदि आपको भोपाल रखना हो, ग्वालियर रखना हो, इंदौर रखना हो, जबलपुर रखना हो, तो हम पहली चॉइस पे जो है इंदौर रख रहे हैं। सेकंड चॉइस पे आपको कौन सा सेंटर रखना है वो पूछ रहा है, तो सेकंड पे भोपाल, थर्ड पे थर्ड पे जबलपुर, और फोर्थ पे ग्वालियर। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। आपको जो भी प्रथम विकल्प रखना हो उसको वैसा रख सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा करके। और चारों ऑप्शन में जो है वो अलग अलग सिलेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब एक ही ज़िले को 2 बार चूज़ नहीं कर सकते। तो जो आपको पहले जाना हो, जहाँ पर आपको जाने का मन हो एग्ज़ाम देने के लिए, वो उसको आप प्रथम विकल्प में रखें, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जो प्रथम विकल्प होता है वही मिल जाता है। इसके बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रथम रखेंगे वही आपको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों के शहर में परिवर्तन का अधिकार जो है वो आयोग का होगा। आप यहाँ पे सेंटर अपनी मर्ज़ी का कोई भी आपकी मर्ज़ी यहाँ बता सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आयोग डिसाइड करेगा कि आपको सेंटर कौन सा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल जो है फिल करनी है अपनी। IFSC कोड डालेंगे। जैसे जो हमारी ये वाली शाखा है ये बॉम्बे बाज़ार नाम से है हमारे एरिया में, बॉम्बे बाज़ार खंडवा। शाखा का कोड, अब शाखा का कोड क्या होता है कि जो भी आपको इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जो आपकी बैंक के पासबुक में जो IFSC कोड दिया हो, तो उसी IFSC कोड के पीछे से जो है आपको 6 नंबर वहाँ पे डालना है, 6 डिजिट डालना है। अब जैसे हमारी IFSC कोड में जो है SBIN 00000408, तो इसके 6 नंबर जो है वो 000408 होंगे। तो आपको जो ज़ीरो है वो ज़ीरो छोड़ के फिर बाकी के नंबर डालना है। जैसे यहाँ पर होता है 000408, ये 6 नंबर हो गए। शाखा का कोड जो है IFSC कोड के आखिरी के 6 नंबर रहते हैं, 6 अंक रहते हैं। तो यहाँ पर अगर यदि आपके 00 पहले आ रहे हैं तो पहले जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं आप उन ज़ीरो को हटा दें, तो जो मेन नंबर जो बच जाएगा वही आपकी शाखा का कोड होगा।
यहाँ खाता धारक का नाम लिखना है, जैसे पासबुक में आपका नाम लिखा हुआ है आप वैसे ही यहाँ पे एंटर करें। यहाँ खाता संख्या लिखना है आपको अपना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक की पासबुक अपलोड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो है एड्रेस फिल करना है, वर्तमान पता। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा पता फिल करना है। पिन कोड डालना है यहाँ पे, या आप आपके आधार कार्ड पे देख के डाल सकते हो, उस पर भी पिन कोड वगैरह और एड्रेस सब लिखा ही रहता है। कोई लैंडमार्क हो तो आपको यहाँ पे लैंडमार्क डालना है। लैंडमार्क मतलब आपके घर के आसपास की कोई ऐसी चीज़ जो पहचान वाली हो, आप उसको दर्शा सकते हो। जैसे कोई धार्मिक स्थल वगैरह हो गया, या कोई ऐसी स्पेशल चीज़ जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसको स्कूल वगैरह हो गई। हम यहाँ पे लिखते हैं नियर स्कूल, या स्कूल के पास वगैरह भी आप हिंदी में भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यदि यही आपका जो है स्थायी पता है तो स्थायी पते वाले ऑप्शन पे क्या वर्तमान पता और स्थायी पता समान है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही पता जो है नीचे स्थायी पते में भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर साइन अपलोड करना है। अब देखिए, फ़ोटो अपलोड करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो आपकी है वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए और 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। उसी तरह जो आपकी जो सिग्नेचर है वो भी 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो आप अपलोड करने से पहले ये देख लें कि आपकी जो फ़ोटो साइन है वो 20 KB से 100 KB के बीच है या नहीं। और जो आपकी बैंक पासबुक है वो भी आपको जो है अधिकतम 200 KB की अपलोड करना है, मतलब 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 KB से कितना भी कम हो तो चलेगा। इसके बाद क्या अभ्यर्थी ने अपना फ़ोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। इस तरफ साइन वाले ऑप्शन पर भी टिक करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे। घोषणा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे कैप्चा कोड फिल करेंगे। सबमिट करने से पहले आप आपका एक बार जो है फॉर्म पूरी ऊपर से नीचे तक के पूरा मिला लें। यदि आपको कुछ लगता है कि गलत है तो उसको आप सबमिट करने से पहले ही सही कर लीजिए। सबमिट करने के बाद यदि आप उसको सही करना चाहेंगे तो यदि आप पेमेंट भी कर देते हैं और फिर बाद में आप देखते हैं कि कुछ गलती कुछ त्रुटि इस फॉर्म के अंदर है, तो उसको एडिट करने के लिए फिर जो है आपको एडिट का चार्ज देना पड़ेगा। वो चार्ज शायद 50 रुपये लगता है। तो वो चार्ज से बचने के लिए जो है आप सबमिट करने से पहले ही आपके फॉर्म को अच्छी तरह मिला लीजिए, कोई गलती तो नहीं है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि आप अपना नाम वगैरह सब मिला लीजिए, बाद में जो भी कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ओके पे क्लिक करें। ये जो भी डिटेल आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। आपका नाम, पिता माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और जो मूल निवासी की डिटेल है ये आप मिला लीजिए। ये डिटेल ऐसी है कि सबमिट करने के बाद यदि आप एडिट करेंगे तो पेमेंट देकर भी आप इसे एडिट नहीं कर सकते। एडिट में जो ये डिटेल आप देख रहे हैं ये एडिट नहीं होती, इसको छोड़कर बाकी डिटेल सारी एडिट हो जाती है। तो इन चीज़ों में कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एडिट भी नहीं होगी। आपको चेक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो है आपका आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। आप इस आवेदन क्रमांक को कहीं लिख कर रख लीजिए। यदि आप अभी आपके फॉर्म का पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है इसकी
बाहर वेबसाइट पे अप्लाई वाले ऑप्शन के नीचे एक पे अनपेड का ऑप्शन है, तो वहाँ से जाके आप इसमें अपना ये एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका फॉर्म वापस जो है यहीं से लॉगिन हो जाएगा और आप यहाँ से जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन नंबर को आप संभाल कर रखिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप इस वीडियो को कमेंट में लिख कर बताइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो है इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। अभी देखिए यहाँ पर फीस प्राप्त नहीं हुई है का जो है वाटरमार्क इसमें आ रहा है, तो जब आप इसकी पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर ये जो है हट जाएगा, है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप नीचे जाकर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फ़ीस के बारे में यहाँ बात करते हैं, तो फीस जो है जनरल कैटेगरी में 540 रुपये टोटल जो है आपको पे करना पड़ेगी। आवेदन शुल्क है 500 रुपये का, 40 रुपये जीएसटी है, जिसको 40 रुपये जो है पोर्टल शुल्क है जीएसटी सहित, तो ये मिला के 540 का जो है आपको पे करना पड़ेगा यदि आप जनरल में हैं तो। और इसके अलावा आप किसी कैटेगरी में ST SC या OBC में है तो आपको इसका चार्ज जो है 290 रुपये ही कटेगा। तो जनरल को छोड़ के सारी कैटेगरी के लिए 290 है और जनरल के लिए 540 है। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको पेमेंट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर अपना जो आप पेमेंट करना चाहें नेट बैंकिंग से या SBI के कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI जो है सबसे सरल पेमेंट मैं समझता हूँ कि जो हम सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि UPI तो आजकल सभी के पास रहता है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह हो सकता है किसी के पास ना हो, तो इसमें से कोई सा भी एक गेटवे आप चूज़ कर लेंगे, या तो पेटीएम वाला गेटवे या फिर ये पे गवर्नमेंट इंडिया वाला। हम पेटीएम वाला हम नीचे वाला किया, ओके क्लिक करेंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पर UPI वाला ऑप्शन जो नीचे से सेकंड वाला है, इस पर जाकर अपनी UPI ID यहाँ डालेंगे। UPI ID डालने के बाद आपके जो भी UPI का ऐप होगा, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह, पेटीएम वगैरह, तो उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा। आपको उस ऐप में जाना है। उस नोटिफिकेशन जो पेमेंट का नोटिफिकेशन रहेगा, उस नोटिफिकेशन के ज़रिए जो आपको उसका पेमेंट डन करना है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहें तो एक सिंपल तरीका ये है कि आप QR वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक जो है QR कोड ये शो करेगा, और QR कोड जैसे ही शो करेगा तो आप उस QR को जो अपने UPI ऐप से स्कैन करके डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है। UPI ID डालने से बेहतर है कि आप QR वाले ऑप्शन को क्लिक करें, QR स्कैन करें और पेमेंट करें। पेमेंट हो जाने के बाद जो आपका वहाँ पर फीस प्राप्त नहीं हुई है लिखा हुआ आ रहा था, वो हट जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।